So hello students, welcome back once again to Prakashan classes or business studies class 11 chapter number 2 forms of business organization joint stock company। टॉपिक क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था, फीचर्स कवर कर लिया था। आज का वीडियो में क्या सीखने वाले हैं गाइस? आज का वीडियो में सीखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या मेरिट्स है, that is advantages, and क्या demerits है, disadvantages और limitation। So without wasting any time let's start। So first क्या लिखा हुआ है? मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला मेरिट या फिर एडवांटेज होता है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो क्या होता है, कंपनी बिजनेस में सारा ही मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, सारा ही शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। कंपनी बिजनेस में क्या होता है, सारा ही मेंबर्स का लायबिलिटी, सारा ही शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है। सपोज आई एम द शेयर होल्डर, हमने 10,000 शेयर्स परचेज किया है। आई एम अ शेयर होल्डर, हमने 10,000 शेयर्स परचेज किया है। एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है। हमने 10,000 शेयर्स परचेज किया है, मतलब मेरा लायबिलिटी कंपनी के रेस्पेक्ट में 1 लाख रुपीस का है। 10,000 शेयर्स परचेज किया है, एक एक शेयर का दाम 10 रुपया है, तो भाई टोटल कितना हो गया? 10,000 इंटू 10 दैट इज 1 लाख। मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को पे करना है, हमको 1 लाख रुपए पे करना है। अगर हमने अभी तक 70,000 का पेमेंट कर दिया है, अगर हमने अभी तक टिल नाउ 70,000 का पेमेंट कर दिया है, देन व्हाट इज माय रिमेनिंग अनपेड अमाउंट? 30,000। मेरा रिमेनिंग अनपेड कितना है? 30,000। तो जो 30,000 है ना, वो मेरा लिमिटेड लायबिलिटी है। मेरा लायबिलिटी वो 30,000 तक ही लिमिटेड है। अब इसके ऊपर कंपनी को किसको रुपया देना है, किसको नहीं देना है, वो मेरा मैटर नहीं है। दैट इज नॉट माय लायबिलिटी। मतलब शेयर होल्डर्स का लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय द शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर का लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? जितना रुपया का शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब किया, खरीदा है, वहीं तक उसका लायबिलिटी लिमिटेड है। तो क्या लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी में? द शेयर होल्डर्स आर लायबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड। ठीक है, जितना रुपये उन्होंने पेमेंट नहीं किया अभी तक, ओनली टू द अमाउंट एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। मतलब जितना रुपया का शेयर होल्डर ने परचेज किया है और उस पे उसका जितना अनपेड अमाउंट है, जिसका अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया, वही पैसा शेयर होल्डर देने के लिए लायबल है। इसके ऊपर कोई पैसा शेयर होल्डर नहीं देगा। तो सोचो, ये तो बेनिफिट है ना शेयर होल्डर के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से की तो बेनिफिट है। मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है भाई, अगर मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा तो मेरा पर्सनल एसेट भी चला जाएगा, कंपनी के डेट चुकाने के लिए मेरा पर्सनल एसेट भी चला जाता अगर मेरा लायबिलिटी अनलिमिटेड होता। बट अच्छा बात यह है कि मेरा लायबिलिटी लिमिटेड है, हमने जितना प्रॉमिस किया कंपनी को हम उतना ही देंगे, उससे ज्यादा हम देने के लिए लायबल नहीं है, तो लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। देखो क्या होता है, पब्लिक कंपनी में, स्पेशली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, शेयर्स को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं। मान लो आज हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स परचेज किया, 1 लाख रुपया का शेयर, और सडनली हमको फ्यूचर में पैसा का दरकार पड़ गया, अर्जेंट नीड। अब क्या हम रिलायंस इंडस्ट्री के पास जाके बोल सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरा शेयर्स ले लो, हमको पैसा दे दो? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास हम नहीं जा सकते, उससे पैसा नहीं मांग सकते। मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास एक तरीका है, एक रास्ता है, हम अपना शेयर किसी और को बेच देंगे, किसी भी चिंटू मिंटू पिंटू को बेच देंगे, ठीक है, और उससे अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। मतलब हम शेयर्स को जब चाहे तब बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपना शेयर होल्डिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं, और जब हमको पैसा का दरकार हम इजीली अपना पैसा निकाल सकते हैं शेयर से। ठीक है, तो यही बात लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मतलब जो शेयर्स होना वो इजीली ट्रांसफरेबल हो जाता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में। इंक्रीजेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ शेयर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी शेयर्स होता है पब्लिक कंपनी में वो इजीली ट्रांसफरेबल है, एक से दूसरे के पास बेचा जा सकता है। तो हमारा जो भी पैसा ब्लॉक्ड है शेयर्स में, उसको हम पैसा रिकवर कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब तक सूरज चांद रहेगा कंपनी बिजनेस चलता रहेगा, नए मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स पागल हो जाएंगे, मेंबर्स लोग रिटायर हो जाएंगे, मेंबर्स लोग रिजाइन कर देंगे, रेजिग्नेशन दे देंगे, फिर भी कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नया मेंबर आ गया, किसी का डेथ हो गया, कोई पागल हो गया, ठीक है, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई रिटायर हो गया, इससे कंपनी बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी है, ठीक है, एंटिटी है, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा। नए मेंबर्स के आने से, जाने से, पागल हो जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये अफेक्ट नहीं होता है कंपनी बिजनेस किसी के रिटायरमेंट से, किसी मेंबर के डेथ से, किसी मेंबर के पागल हो जाने से, ठीक है, रेजिग्नेशन से इफेक्ट
नहीं होता है अपनी बिजनेस। तो क्या लिखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड, कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो अफेक्ट नहीं होता है बाय डेथ, किसी मेंबर का डेथ हो गया, इंसैनिटी कोई पागल हो गया, कोई रिटायर हो गया, रेजिग्नेशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गए, उनका सब कुछ खत्म भी हो गया, तभी कंपनी बिजनेस चलता जाएगा, बिकॉज कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, देखो बिजनेस को अगर एक्सपैंड करना है तो पैसा का दरकार होता है, तो कंपनी बिजनेस के पास बहुत सारा सोर्सेस है पैसा रेज करने का। कंपनी शेयर इशू कर सकता है, पब्लिक से पैसा ले सकता है, कंपनी बैंक के पास जा सकता है, लोन मांग सकता है, बैंक उसको इजीली लोन दे देगा, कंपनी दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकता है, उनसे भी लोन ले सकता है, उसको पैसा मिल जाएगा। तो पैसा लाने का जो फंडिंग का तरीका है कंपनी के पास वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत इजीली हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में सोचें तो सोल प्रोप्राइटर के लिए फंड्स को रेज करना बहुत टफ है कंपेयर टू कंपनी। कंपनी बिजनेस के लिए फंड रेज करना बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है? बिकॉज कंपनी क्या करता है, कंपनी अपना शेयर इशू करता है, अपना शेयर बेचता है, किसको? पब्लिक को बेचता है, पब्लिक उसका शेयर परचेज करेगा, पब्लिक कंपनी को पैसा देगा, कंपनी बैंक से भी लोन ले सकता है। तो अगर बिजनेस को एक्सपैंड करना है ना तो पैसा का दरकार है और इजीली पैसा फंडिंग मिल जाता है कंपनी बिजनेस को। तो क्या लिखा है, स्कोप फॉर एक्सपेंशन, अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अ कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, जितना मर्जी उतना मेंबर्स को अपना शेयर इशू कर दो, ठीक है। पब्लिक लिमिट में तो ऐसा है कि जितना मर्जी, पब्लिक कंपनी में ऐसा है कि जितना मर्जी उतना शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को अपना शेयर इशू कर दो, वो लोग पैसा देंगे और पैसा कलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, बिकॉज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है लोग मेरा शेयर्स क्यों खरीदेंगे? क्योंकि देखो लिमिटेड लायबिलिटी, इजी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है ना, शेयर्स को हम लोग इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, एंड चांसेस ऑफ हाई रिटर्न। मतलब आज अगर हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा जितना हम लोग शेयर परचेज करने पे हम लोग को हमारा पैसा ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ रिटर्न इज वेरी हाई। शेयर होल्डर व्यू पॉइंट से सोचेंगे तो लिमिटेड लायबिलिटी होता है, ये एक एडवांटेज है, इजी ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है, ये एक एडवांटेज है, एंड रिटर्न जो मिलता है ना शेयर परचेज करने पे उसका चांसेस भी बहुत ज्यादा होता है कि वो बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कैपिटल कैन आल्सो बी अरेंज फ्रॉम बैंक, हम लोग पैसा कहां से अरेंज कर सकते हैं? बैंक से अरेंज कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अरेंज कर सकते हैं, हेंस देयर इज ग्रेटर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन। इसलिए हम लोग कंपनी बिजनेस क्या है, अपना बिजनेस को बहुत जल्दी और बहुत सही तरीके से, ठीक है, अबंडेंट कैपिटल के साथ एक्सपैंड कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक कंपनी अफोर्ड कर सकता है प्रोफेशनल लोगों को हायर करे, एक्सपर्ट्स को हायर करे। कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरीज होंगे, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, ये लोग प्रोफेशनल्स है, ये लोग स्पेशल पर्सन है जो कंपनी का सारा मैटर्स को संभालते हैं, ठीक है। कंपनी के पास बहुत सारे अकाउंटेंट्स होंगे, कंपनी एक कैशियर भी मेंटेन करेगा, कंपनी अपना सेल्स ऑफिसर को अलग रखेगा, परचेज ऑफिसर को अलग रखेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग बनाएगा, परचेज डिपार्टमेंट अलग बनाएगा। इससे क्या होगा, बिजनेस का फंक्शनिंग स्मूथ होगा। अगर हम लोग काम सब में बांट देंगे तो काम क्या है, सबको अपना अपना काम पता है तो बिजनेस सही तरह से चल पाएगा, एक्टिविटी स्मूथली चल पाएगा। अब काम को बांटने के लिए लोगों को हायर करना पड़ेगा। क्या हम इतना लोगों को पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, कंपनी बिजनेस पे कर सकता है, बिकॉज इसके पास कैपिटल का कोई कमी नहीं है, पैसों का कमी नहीं है, ठीक है। तो प्रोफेशनल्स को ये हायर कर सकता है, ये अफोर्ड कर सकता है प्रोफेशनल्स को हायर करना। क्या लिखा है, कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हाई सैलरीज, ठीक है, कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हाई सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनल्स। इस स्पेशलिस्ट को हायर करेगा, प्रोफेशनल्स को हायर करेगा और उनको हाई सैलरी पे करेगा, ठीक है। एज ईच डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय ग्रेटर एफिशिएंसी इज ऑब्जर्व्ड इन कंपनीज ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, एक मैनेजर होता है, एक डिपार्टमेंटल हेड होता है जो उस डिपार्टमेंट को मैनेज करता है। तो उस डिपार्टमेंटल हेड को भाई बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा सैलरी चार्ज करेगा। तो कंपनी ये कर सकता है, कंपनी अफोर्ड कर सकता है, कंपनी अपने अंडर प्रोफेशनल्स को हायर कर सकता है, स्पेशलिस्ट को हायर कर सकता है, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है और उनको पेमेंट भी कर सकता है। भाई जब हम एक्सपर्ट्स को हायर करेंगे, प्रोफेशनल्स को हायर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस में डे बाय डे ग्रोथ होगा, बिजनेस का परफॉर्मेंस स्मूथनेस बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी बिजनेस का क्या क्या लिमिटेशन है, डीमेरिट्स क्या है? तो पहला लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। एक कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है, मतलब इतना इजी प्रोसेस नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटर में बस पैसा लेके आओ, कैपिटल जुगाड़ करो, बिजनेस स्टार्ट कर दो। नहीं, कंपनी में लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कंपनी को खोलना ही अपने आप में बहुत एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो टाइम कंज्यूमिंग है।
लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत लॉ फॉलो करना पड़ता है, एक्सपेंसिव है, कंपनी को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं किए पहले ही खर्चा चालू हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बिजनेस को फॉर्म करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लीगल मैटर्स को फॉलो करना पड़ता है। तो क्या लिखा है, द प्रोसीजर ऑफ कंपनी फॉर्मेशन इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कंपनी को फॉर्म करना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड कंज्यूम्स मच टाइम एंड एफर्ट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है, ठीक है, अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इट इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव भी है, कंपनी स्टार्ट करना एक्सपेंसिव है, इतना आसान नहीं है, इतना सस्ता नहीं है, एंड रिक्वायर्स लॉट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, बहुत सारा लॉ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारा लॉ को फॉलो करना पड़ता है, लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी स्टार्ट करना इट्स नॉट सो इजी, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत लीगल मैटर्स फॉलो करना पड़ेगा, लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ का कंप्लायंसेस करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये बहुत आसान नहीं है, कंपनी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इट्स नॉट एन इजी प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सीक्रेसी, एक कंपनी को, स्पेशली पब्लिक कंपनी को अपना सारा डेटा, अपना सारा इंफॉर्मेशन पब्लिक को बताना पड़ता है। कंपनीज एक्ट में लिखा है कि पब्लिक कंपनी को अपना सारा डिटेल्स, उसका कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, उसका पूरा साल का टर्नओवर सेल्स कितना था, उसका पूरा साल में उसने कहां से लोन लिया है, कितना लोन चुका दिया, ठीक है, उसने अपने शेयर होल्डर्स को कितना % डिविडेंड दिया है, ये सारा डिटेल पब्लिक कंपनी को पब्लिश करना पड़ता है, ठीक है, फर्निश करना पड़ता है, ठीक है, बताना पड़ता है, किसको, रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है, पब्लिक कंपनी को, पब्लिक को भी बताना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा, मतलब पब्लिक कंपनी अपना कोई भी डिटेल को सीक्रेट नहीं रख सकता, पब्लिक कंपनी अपने एसेट्स का डिटेल देगा, लायबिलिटी का डिटेल देगा, किससे लोन लिया है, पैसा कहां खर्चा हुआ है, कितना सेल्स हुआ है, ठीक है, सेल्स करने के लिए कितना खर्चा हुआ है, मैनेजिंग डायरेक्टर को कितना सैलरी दिया है, स्टाफ को सैलरी दिया है, वो नेसेसरी है कि अननेसेसरी है, ये सारा डिटेल पब्लिक कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनीज रिक्वायर्ड टू पब्लिश एंड फाइल इट्स एनुअल अकाउंट्स, एनुअल अकाउंट मतलब पूरा साल में जो अकाउंटिंग हुआ उसका एनुअल डिटेल सबमिट करना पड़ेगा, कितना सेल हुआ, कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट है, एसेट कहां से परचेज किया, लायबिलिटी लोन कहां से लिया है, कितना लोन रिपेमेंट कर दिया, कितना इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है, कितना अभी भी लोन पेंडिंग है, ठीक है, और अगर हमने टैक्सेस पे किया है कि नहीं गवर्नमेंट को, अगर टैक्सेस बनता है तो टैक्सेस करेक्टली पे किया है, कम पे किया है, ज्यादा पे किया है, सारा डिटेल्स फर्निश करना पड़ेगा, सारा डिटेल बताना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी बिजनेस को सारा डिटेल बताना पड़ेगा, ठीक है, एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, खाली अकाउंट सबमिट करने से नहीं होगा, रिपोर्ट सबमिट करके देना पड़ेगा कि अगर कोई गलती हुआ है तो किस कारण से हुआ है, ठीक है, किस कारण से पब्लिक का रुपया उन्होंने गलत तरह से यूज किया है। Therefore, it is very difficult to maintain secrecy in case of public company. Public company में ना कोई भी डेटा सीक्रेट नहीं होता है, उसका हम लोग सारा डिटेल्स को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, एक वेबसाइट बना हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक वेबसाइट है, ठीक है, वहां से हम लोग उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। देखो इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझा देते हैं। सपोज आज मेरा क्रेडिटर है, आई एम अ सोल प्रोप्राइटर, मेरा क्रेडिटर है, मेरा सप्लायर है, जिससे हम पेन खरीदते हैं, मार्कर पेन खरीदते हैं, मार्कर इंक खरीदते हैं, ठीक है, उनसे मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है, ठीक है, तो जब हमारा स्टाफ से, हमारा एम्प्लॉइज से, हमारे क्रेडिटर से, हमारे डेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ना, तो बिजनेस में ज्यादा अच्छा चल पाता है, ठीक है, जब मैनेजमेंट का या फिर ओनर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ, एम्प्लॉइज के साथ, तो बिजनेस ना ज्यादा अच्छा से चल पाता है। बट कंपनी बिजनेस सोचो, मैनेजिंग डायरेक्टर अलग है, उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट अलग है, ठीक है, और स्टाफ लोग अलग है, तो क्या टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सीईओ है कंपनी का, उसका कोई भी लिंक होता होगा, कोई भी कांटेक्ट होता होगा एम्प्लॉइज के साथ या फिर कस्टमर्स के साथ या फिर सप्लायर्स के साथ? नहीं, कोई लिंक नहीं है। जब कोई लिंक नहीं है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, ठीक है, ज्यादा जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड कंट्रोल, कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर्स एंड कंट्रोल बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, ठीक है, कोई मान लो हमने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है, तो रिवॉर्ड भी तो पूरा हमको ही मिलेगा ना, बिकॉज़ आई एम अ सोल प्रोप्राइटर। अगर हमने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया तो पूरा पूरा रिवॉर्ड हमको मिलेगा, बट मैनेजमेंट टीम ने बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है, बट पूरा रिवॉर्ड क्या उनको मिलेगा? नहीं,
पूरा रिवॉर्ड उनको नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड तो मैनेजमेंट के ऊपर जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो सीईओ है उसको भी तो मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ना कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बिटवीन द एफर्ट्स एंड द रिवॉर्ड। अगर एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड में डायरेक्ट लिंक है, जैसे देखो आज अगर हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आई विल बी रिवॉर्डेड फुल्ली। क्लियर? तो यहाँ पे ना डायरेक्ट लिंक है, तो हमको मेहनत करने में अच्छा लगेगा, एफर्ट देने में अच्छा लगेगा। बट कंपनी में तो सोचो मैनेजमेंट टीम जो है वो एफर्ट दे रहा है सीईओ के लिए, तो वो भी सोचेगा ना कि भाई डायरेक्ट लिंक तो है नहीं, हम एफर्ट दे रहे हैं, कंपनी का नाम बढ़ेगा, हमको तो थोड़ा बहुत ही सैलरी मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे ना कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है बिटवीन द एफर्ट एंड द रिवॉर्ड्स। ठीक है? लीड्स टू अ लैक ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इंसेंटिव। आज जैसे मान लो मेरा बिजनेस है तो भाई हम इसमें एफर्ट देते हैं ताकि हमको रिवॉर्ड मिले, मेरे पास डायरेक्ट इंसेंटिव है, हम ज्यादा एफर्ट देंगे ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, ज्यादा एफर्ट देंगे ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। बट कंपनी बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। जो स्टाफ लोग है लोग सोचेगा भाई हम क्यों करें काम, मतलब हम क्यों ज्यादा एफर्ट दे, हमको तो अपना सैलरी मिल ही जाएगा। ठीक है? ज्यादा एफर्ट देके क्या होगा, इससे कंपनी का नाम बढ़ेगा, मेरा क्या होने वाला है। ठीक है? इट इज डिफिकल्ट फॉर द ओनर एंड टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉइज। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो ओनर्स है, उनका एम्प्लॉइज के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता जनरली, बिकॉज एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट, एक टॉप लेवल और एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। सो हम देख पा रहे हैं कि फॉर द ओनर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉइज, ये बहुत डिफिकल्ट काम है कि कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अपना एम्प्लॉइज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो अपना एम्प्लॉइज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा, कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, जो बिजनेस का ओनर है उसका कस्टमर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। सोचो आज सोचो मुकेश अंबानी का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है क्या कस्टमर्स के साथ? नहीं, दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ट्रस्ट होता है ना एम्प्लॉइज के ऊपर बहुत कम होता है। हमको जो एम्प्लॉइज के ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना, क्या पता वो लोग मेरा कंप्लेन लेगा कि नहीं लेगा। बट अगर डायरेक्टली बिजनेस का ओनर के साथ कांटेक्ट हो तो ऑब्वियसली ट्रस्ट ज्यादा होता है कि हाँ हमने ओनर को कंप्लेन किया है तो ऑब्वियसली बिजनेस का ओनर इस चीज को देखेगा और हमारा मैटर्स को सॉल्व करेगा। ठीक है? दिस क्रिएट्स एन इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, मतलब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस में सोचो पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट है। ठीक है? हम ज्यादा एफर्ट देंगे हमको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, मेरे से ज्यादा सारे क्रेडिटर्स सारे कस्टमर्स क्लोजली रिलेटेड है। बट कंपनी बिजनेस में ऐसा नहीं है। एफर्ट तो कौन देता है? मैनेजमेंट टीम। तो रिवॉर्ड किसको मिलेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो ऑब्वियसली वो लोग सोचेगा भाई क्यों ही एफर्ट देना, ठीक है, एफर्ट हम देंगे रिवॉर्ड किसी और को मिलेगा। तो वो लोग क्या करता है, इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट में क्या होता है कि वो लोग एफर्ट देना भी कम कर देगा। तो सोचेगा एफर्ट देके पूरा फायदा तो हमको मिलेगा नहीं, तो हम एफर्ट क्यों दें। साइड सा बात है, अगर हमको पूरा एफर्ट देने में पूरा फायदा ना मिले तो जनरली मेरे अंदर से आवाज आएगा कि हम एफर्ट क्यों दें। न्यूमरस रेगुलेशन, भाई कंपनी बिजनेस को बहुत सारा लीगल मैटर्स फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा लॉ एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे बिजनेस का जो इफेक्टिवनेस है वो हैम्पर होता है। इफेक्टिवनेस मतलब आज हमारा काम है कि हमको बिजनेस करना है, हमको अपना प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट को बेचना है, इसके बीच में हमको इतना सारा कानून फॉलो करना पड़ रहा है, इतना सारा लॉ फॉलो करना पड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है, इससे मेरा जो इफेक्टिवनेस है, ठीक है, इससे मेरा जो इफेक्टिवनेस है, हम सही तरह से अपना बिजनेस को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। चारों तरफ हमको क्या करना पड़ रहा है, लीगल मैटर्स को फॉलो करना पड़ रहा है। तो एक्सेसिव लीगल प्रोविजन, सरकार बहुत सारा कानून लगा दिया, कंपनीज एक्ट को फॉलो करो, इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करो, जीएसटी एक्ट को फॉलो करो, ठीक है, अलग अलग एक्ट को फॉलो करो, एक्साइज एक्ट को फॉलो करो, इतना सारा एक्ट को फॉलो करो। इतना सारा एक्ट को फॉलो करने कंपनी के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसको अलग अलग लीगल एडवाइजर्स को पकड़ना पड़ेगा। वो अपना मेन काम, अपना मेन फोकस, अपना मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा उसको। ठीक है? अगर इतना सारा लॉ फॉलो ना करना पड़े तो कंपनी क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करेगा, है ना, अपना प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करेगा। बट कंपनी सिर्फ अपना प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करेगा तो कंपनी नहीं टिक पाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, जितना भी लीगल एनवायरनमेंट है, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, सारा फॉलो करना है, सारा फॉलो करना, और सारा फॉलो करना बहुत टफ काम है। तो एक्सेसिव लीगल प्रोविजन एंड कंपल्सन, ठीक है, कंपल्सन मतलब बहुत सारा एक्ट, बहुत सारा लॉ कंपल्सरी फॉलो करना पड़ता है। कंपल्शन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, तो बिजनेस का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है? और अगर बहुत ज्यादा लॉ फॉलो करना पड़े ना, बहुत ज्यादा कंप्लायंसेस को फॉलो करना पड़े, तो ये बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ काम है। इससे क्या होगा, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट बेचना, हम अपना कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमको बहुत सारा लॉ फॉलो करना है। ठीक है? तो इससे क्या होगा कि ये भी एक डीमेरिट बन जाता है। डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत बार क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में ना डिले हो जाता है। क्लियर? क्योंकि देखो
बिजनेस इज ओन्ड बाय, कंपनी बिजनेस इज ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स बट मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनरशिप किसके हाथ में है? शेयर होल्डर के हाथ में है, बट मैनेजमेंट किसके हाथ में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो क्या लिखा है? कंपनीज आर मैनेज्ड बाय बीओडी फॉलोड बाय द टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट ड्यू टू दीज चैनल। देखो मैनेजमेंट में भी 3 चैनल बनाया हुआ है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो कोई भी अगर ऑर्डर फॉलो होगा तो टॉप लेवल से मिडिल लेवल के पास जाएगा, मिडिल लेवल से लोअर लेवल के पास जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कोई भी अगर ऑर्डर्स को कुछ कंप्लेन करना है, कोई बात बताना है, रिपोर्ट करना है, कोई भी चीज को अगर तुमको बताना है अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट तक, तो पहले वो लोअर लेवल से मिडिल लेवल के पास जाएगा एंड देन मिडिल लेवल से टॉप लेवल के पास जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं लग रहा है कि अगर कोई ऑर्डर देंगे तो पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल को बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। सिमिलरली अगर कोई मान लो कोई रिपोर्ट सबमिट करना है तो पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा? हाँ बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इससे क्या होगा? डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सोल प्रोप्राइटर में क्या है? सोचना ही नहीं है, आई एम द ओन, समझ में आ रहा है? बाहुबली समझ में आ रहा है? बाहुबली आई एम द ओन, समझ में आ रहा है? अलोन। तो हमको भाई कोई सोचना ही नहीं है भाई, डिसीजन हमको लेना है, किसी से पूछने का दरकार नहीं है, हमको किसी से पूछना नहीं है। आई एम द सोल प्रोप्राइटर, आई एम द सोल ओनर, हमको किसी से पूछना नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा ही इजी हो जाता है, इजी डिसीजन मेकिंग हो जाता है सोल प्रोप्राइटर में। बट इन केस ऑफ कंपनी बिजनेस डिले इन डिसीजन मेकिंग बहुत डिले हो जाता है, बिकॉज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट बताएगा, उसके बाद वो लोग काम शुरू करेगा, ठीक है। कुछ रिपोर्ट करना है, कोई रिपोर्ट इंफॉर्मेशन सबमिट करना है, कोई कुछ बताना है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताएगा। इससे क्या होगा? टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। क्या लिखा है? कंपनीज आर मैनेज्ड बाय बीओडी फॉलोड बाय टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट ड्यू टू दीज चैनल। देखिए जो चैनल बना हुआ है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ठीक है। अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल्स गेट्स डिलेड, ठीक है। अप्रूवल लेना मतलब कंसेंट लेना, ठीक है। मतलब एक तरह से क्या बोल सकते हैं, अप्रूवल समझ में आ रहा है? अप्रूवल लेना, कंसेंट लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिले प्रोसेस हो जाता है, हम ये काम करें कि नहीं करें, ठीक है, समझ में आ रहा है? परमिशन लेना ये बहुत डिले प्रोसेस हो जाता है। कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट, ऑब्वियस सा बात है, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, नॉट शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कौन होता है? स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी से रिलेटेड है, जैसे शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर है, क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर है, डेटर भी स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर है। हर वो पर्सन जो कंपनी बिजनेस से रिलेटेड है, इंटरेस्टेड है, उसको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। देयर आर मच चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट in interest among the stakeholders of a company. For example, employees may want higher salary. बहुत बार क्या होगा कि एम्प्लॉय लोग नारा लगाएगा, हम लोग को ज्यादा सैलरी चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो, हम लोग को सैलरी बढ़ाओ, जब तक सैलरी नहीं बढ़ेगा हम लोग काम नहीं करेंगे, ट्रेड यूनियन आ गया वहां पे, ठीक है। तो ये क्या है ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बहुत बार मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिबेट हो जाएगा, ठीक है। और वो लोग बस काम बंद कर देगा, वो लोग बोले जब तक उनका सैलरी नहीं बढ़ेगा काम नहीं चालू होगा, ठीक है। तो जनरली ऐसा लोग जो स्मॉल बिजनेस उसमें नहीं होता है, कंपनी बिजनेस में ये होने का चांसेस ज्यादा है। मैनेजमेंट में बोल दिया कि जब तक उसका सैलरी नहीं बढ़ाया जाएगा वो लोग काम नहीं करेगा। मैनेजमेंट ने सीधा बोल दिया जब तक हमारा सैलरी नहीं बढ़ाया जाएगा हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग ऑफिस में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? कंपनी बिजनेस का जो प्रोडक्टिवनेस है, जो काम है, वो इफेक्ट कर जाएगा। तो ये था डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ कंपनी बिजनेस। होपफुली वीडियो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। सारा नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। डिस्क्रिप्शन में तुमको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और आगे जितना भी चैप्टर्स है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम चेक कर लेना, ठीक है। उस लिंक के थ्रू तुमको सारा नोट्स मिल जाएगा बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का, ठीक है। एंड होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, पढ़ते रहो ऐसे करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।